हेलो एवरीवन एंड होली की मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली सभी को। हम पढ़ रहे थे अपना 2020 का एमपी एमएसयू का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो ऑलमोस्ट पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के भी सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो जो फिफ्थ आपका शॉर्ट नोट्स पूछा था इस पेपर में, तो उसमें से सिर्फ 5 लिखने के लिए बोले थे। कितने? 5 लिखने के लिए बोले थे। तो उस हिसाब से तो अपना पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है, यानी कि हमने ए कर लिया है, फैमिली प्लानिंग मेथड, प्री एक्लेम्सिया, एपिजियोटमी, अबॉर्शन, लो बर्थ वेट बेबी। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो अपना पूरा पेपर आज फिनिश हो जाएगा 2020 का ओबीजी का। आज के अपने जो टॉपिक रहेंगे वो रहेगा इनफर्टिलिटी और एक्सफाइजिया नियोनेट्रम। तो ये 2 टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। अपना पूरा 2020 का पेपर खत्म हो जाएगा। और किसी भी बच्चे को अगर पीडीएफ चाहिए है इस सॉल्व्ड पेपर की, तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कैसे लेना है। और पूरी मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं और खुद से नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 5 का एफ और जी क्वेश्चंस। 2020 फर्स्ट अपना 5 का एफ था इनफर्टिलिटी। इस पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना था। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। इनफर्टिलिटी क्या होती है? सबसे पहले हम देखो, शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, शॉर्ट नोट्स में ये नहीं होता है कि आपको क्या लिखना है, उससे ये नहीं पूछता है। बस उस कुछ भी टॉपिक उसने दिया है ना शॉर्ट नोट्स में, तो उसको ऐसे समझा दो कि ऑलमोस्ट कम शब्दों में सारी चीज़ें कवर हो जाएं उससे रिलेटेड। शॉर्ट नोट का मतलब ही यही होता है कि 5 नंबर में आपको कितना लिखना है और पूरा कवर हो जाए ऑलमोस्ट शॉर्ट नोट्स में, तो वो हो जाता है। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें डेफिनेशन। Infertility defined as a failure to conceive within 1 or more than 1 year period of time after regular unprotected sexual intercourse. Infertility हम कब बोल देते हैं किसी भी फीमेल को, कि जब उसमें क्या हो जाए, लगभग कितना इसमें दिया है, 1 और मोर देन 1 ईयर पीरियड टाइम। तो इतने टाइम तक वो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं कपल्स, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, और बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि वो कोई फैमिली प्लानिंग मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, और लगभग उनको 1 ईयर हो गया है कंसीव करने के लिए, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तब जाके हम उसको किस में काउंट करते हैं? इनफर्टिलिटी में काउंट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम इन फर्टिलिटी में काउंट कर देंगे। ये हो गया इनफर्टिलिटी। इसमें बस टाइम पीरियड का रहता है, टाइम पीरियड के हिसाब से इनफर्टिलिटी काउंट की जाती है। तो वो सिर्फ याद रखना, सीधा सा इनफर्टिलिटी क्या है? फेलियर टू कंसीव विद इन 1 और मोर देन 1 ईयर पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये हो गया इनफर्टिलिटी। अब हम देख लेते हैं इसके टाइप क्या क्या होते हैं इनफर्टिलिटी के। फर्स्ट होता है आपका सब फर्टिलिटी, दूसरा है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, और नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सबसे पहले देखते हैं सब इनफर्टिलिटी क्या होता है। The couples less fertile than a regular couples, so couples has unsuccessful to conceive baby 1 year or more than। यानी कि ये कपल्स फर्टाइल तो होते हैं। सब फर्टिलिटी ऐसा है कि उनमें फर्टाइल होने की भी कैपेसिटी है, लेकिन कुछ फैक्टर्स की वजह से उनमें बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। तो जो रेगुलर कपल्स रहते हैं, जिनमें जो रेगुलर जो सही है, हेल्दी हैं, जो कंसीव कर सकते हैं, उनसे थोड़ा सा कम होता है इनमें फर्टिलिटी कैपेसिटी, तो इसलिए इनको हम क्या क्या बोलेंगे? सब फर्टिलिटी। और सबका पीरियड यही रहेगा 1 ईयर के लगभग। ठीक है, 1 ईयर और उससे ज़्यादा। नेक्स्ट होता है आपका प्राइमरी इनफर्टिलिटी। इसमें क्या होता है? इट डिनोट्स कपल्स हु हैव नेवर बीन एबल टू कंसीव बेबी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब ही ये होता है कि ऐसे कपल्स जिन्होंने कभी बेबी कंसीव किया ही नहीं हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इसमें क्या होता है? इन दिस डिफिकल्टी टू कंसीव बेबी व्हेन ए कपल्स ऑलरेडी हैव बेबी प्रीवियसली। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हम तब बोलेंगे कि उन कपल्स को एक बेबी हो चुका है, और एक बेबी होने के बाद उनमें इनफर्टाइल चीज़ें आ गई हैं किसी भी फैक्टर की वजह से, और वो दोबारा से बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो वो हो गया सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, यानी कि इनफर्टिलिटी के कॉज क्या क्या हो सकते हैं। इसमें है, फर्स्ट है आपका ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो अगर फेलोपियन ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में कहीं भी रुकावट आ जाए, तो कंसीव नहीं होगा। डिक्रीज मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है, यानी कि जो स्पीड होती है, वो कम हो जाए, और वो मतलब जैसे उनका 72 आवर्स है पीरियड सर्वाइव करने का स्पर्म का, और वो 72 आवर की बजाय वो एक फेलोपियन ट्यूब में पहुंच रहे हैं लगभग मान लो 90 आवर्स या 120 आवर्स ऐसे पहुंच रहे हैं, तो वो तो डेड हो जाएंगे वहां से पहुंचने से पहले। तो उनकी जो मोटाइल कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाए, तो कंजेनाइटल अनडिसेंट टेस्टिस, जिसको क्रिप्टोकाइडिज्म बोलते हैं, यानी कि बचपन से किसी भी मेल में क्रिप्टोकाइडिज्म की कंडीशन है। उसमें क्या होता है कि एक इंग्वाइनल सैक रहता है, तो वो एब्डोमेन में होते हैं। टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमेन में होते हैं मेल के। वो क्या होता है, बर्थ के बाद डिसेंड होके स्क्रोटम में आते हैं। ठीक है, तो अगर वो स्क्रोटम में ना आ पाए तो वो भी इनफर्टाइल की कंडीशन है। नेक्स्ट है गोनाडोट्रोपिन सप्रेशन, जो आपके सेक्सुअल हार्मोन है वो डिप्रेस्ड हो जाए। थर्मल फैक्टर भी काम करता है इसमें। स्कोटल टेम्परेचर, देखो जो स्क्रोटम होते हैं वो हमेशा बॉडी से कम टेम्परेचर पे रहते हैं, इसीलिए वो आउटसाइड होते हैं बॉडी के। तो अगर उनका टेम्परेचर कम ज़्यादा मिले तो भी स्पर्म उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। स्ट्रेस सबसे मोस्ट कॉमन कारण है नाउ डेज। इसमें पता क्या हो रहा है, इस स्ट्रेस की वजह से कि जो लगभग 25 ईयर के बॉयज़ हैं या फिर मान लो 30 ईयर के हैं, तो स्ट्रेस की वजह से उनका स्पर्म काउंट जो है वो बहुत डिक्रीज होता जा रहा है।
क्या होता जा रहा है, स्पर्म काउंट डिक्रीज होता जा रहा है, और मेन कारण होता है उसका स्ट्रेस, या फिर बहुत एंजाइटी में रहना, स्ट्रेस में रहना, टेंशन में रहना। तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस करता है और वो कहीं ना कहीं आपके स्पर्म के काउंट को डाउन करता जा रहा है। सो जो यंग एज के लड़के हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्पर्म काउंट डाउन देखने के लिए ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, एंटीबॉडीज अगेंस्ट गोनाड्स, यानी कि जो गोनाड्स हैं आपके, उनके अगेंस्ट जो भी आपके पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, उनके हार्मोन्स वगैरह जो भी रहते हैं, उनके अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडीज बन जाए और वो खुद ही शरीर के जो मेन चीज़ें उनको किल करने लग जाए, जैसे मान लो स्पर्म के अगेंस्ट बन जाए, ठीक है, स्पर्म के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाए और वो स्पर्म को खत्म करने लग जाए, तो वो भी एक फैक्टर होता है। नेक्स्ट है फाइब्रॉइड, जो कि फीमेल में देखने को मिलेगा। अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड बन जाए तो वो कंसीव नहीं कर पाएगी। एंड्रोमेट्रियासिस होता है कि जो एंड्रोमेट्रियम लेयर है वो इन्वेड कर जाती है यूट्रस के आउटसाइड भी कहीं ना कहीं, ठीक है, तो उसको एंड्रोमेट्रियासिस बोलते हैं। ये भी यूट्रस का फैक्टर है फीमेल का। एज ऑफ फीमेल बियॉन्ड 35 ईयर्स, ये भी इनफर्टिलिटी का कारण बनती है कि अगर 35 ईयर के बाद कंसीव करती हैं कोई भी फीमेल फर्स्ट बेबी को, तो वो कहीं ना कहीं उनमें दिक्कत आती है कंसीव करने में, तो ये एक एज लिमिट होती है। नेक्स्ट देखो डायग्नोस्टिक इवेलुएशन, हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि उनमें इनफर्टाइल कंडीशन है किसी भी कपल्स में, तो उनकी फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री देखो कि उसके मेंस्ट्रुएशन सही से आ रहे हैं या नहीं। सर्वाइकल म्यूकस की स्टडी करते हैं, थिक है थिन है, किस टाइप का है। हॉर्मोन्स एस्टिमेशन कर सकते हैं, एंड्रोमेट्रियल बायोप्सी कर सकते हैं अगर उसमें कोई फाइब्रॉइड वगैरह है, कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है उसकी वजह से। सोनोग्राफी ऑफ फीमेल इंटरनल जेनाइटल का पूरा सोनोग्राफी करो। एक होता है रुबिन्स टेस्ट बोलते हैं, इट इज डन टू सी फेलोपियन ट्यूब पेटेंसी। फेलोपियन ट्यूब का पेटेंसी का मतलब ये है, रुबिन्स टेस्ट हम करते हैं कि फेलोपियन ट्यूब में कई रुकावट तो नहीं है, उसके लिए हम करते हैं रुबिन्स टेस्ट, ठीक है। तो ये हो गए कुछ डायग्नोस्टिक इवेलुएशन जिससे हम पता कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट देख लेते हैं क्या है। तो मैनेजमेंट में सबसे फर्स्ट जो मैनेजमेंट है वो है टू अवॉइड स्मोकिंग एंड एल्कोहल, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो। जो भी बच्चे ये देख रहे हैं वीडियो, वो सबको ये चीज़ एडवाइस कर सकते हैं क्योंकि आप एक मेडिकल पर्सन हैं, ठीक है। तो जो लोग आपके सराउंडिंग में हैं, जो मतलब जो आपकी बात को सुन सकते हैं, उनको आप एडवाइस कर सकते हो कि आज की तारीख में स्मोकिंग, एल्कोहल, स्ट्रेस और एक जो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी पे कहीं ना कहीं एक तरीके से इनफर्टिलिटी का फैक्टर बन रही है, ठीक है। तो चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दोनों को ही स्मोकिंग और एल्कोहल नहीं करना चाहिए। आइडियल कोइटल फ्रिक्वेंसी जो रहता है आपका, जैसे इंटरकोर्स मल्टीपल डेज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन पीरियड, ये चीज़ करना चाहिए मैनेजमेंट के लिए। जैसे कि मान लो ओव्यूलेशन का पीरियड है, तो ओव्यूलेशन के पीरियड के सराउंडिंग में सेक्सुअल इंटरकोर्स होना ही चाहिए, तब कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिडक्शन ऑफ वेट इन ओबीज कपल्स, अगर कोई कपल्स बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो उनको वेट कम करना चाहिए, उससे क्या रहता है हार्मोन्स का लेवल ठीक तरीके से काम करता है बॉडी में। जीएनआरएच थेरेपी दी जाती है, यानी कि बाहर से जो सिंथेसाइज्ड हार्मोन है वो दिए जाते हैं कपल्स को। डोपामाइन एगोनिस्ट देते हैं, जैसे कैब्रागोलिन टैबलेट आती है जो ट्वाइस वीक में 2 बार देते हैं। दिस टैब यूज बाई फीमेल टू रिड्यूस प्रोलैक्टिन। अब एक चीज़ आपने देखा होगा, ये प्रोलैक्टिन होता है ना, तो जब फीमेल एक रहती है ब्रेस्ट फीड करवाती है बेबी को, तो उस टाइम पे क्या होता है, प्रोलैक्टिन का सप्रेशन ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ होगा। और प्रोलैक्टिन जब बॉडी में बढ़ा हुआ होगा तो वो क्या करता है, आपके जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स हैं उनको डिक्रीज कर देता है, उसकी वजह से जो रहता है आपका ओव्यूलेशन वगैरह, यानी कि फॉलिकल ग्रो नहीं करते हैं। तभी तो एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव है आपका जो ब्रेस्ट फीडिंग है, तो इसको अगर रिड्यूस कर देंगे, प्रोलैक्टिन के जो आपकी मात्रा है उसको अगर रिड्यूस कर देंगे, वो इस टैबलेट से हो जाती है कार्बेगोलिन से, तो अपने आप गोनाडोट्रोफिन्स का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा और फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये भी एक मैनेजमेंट है। नेक्स्ट है सम स्पेशल मैनेजमेंट, जैसे कि रहता है इंट्रा यूट्राइन इंसीमिनेशंस, स्पर्म डायरेक्ट पुट इनटू द यूट्रस। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी फीमेल इनफर्टिलिटी है और उसमें कोई ऐसे कॉज हैं, जैसे मान लो उसके फेलोपियन ट्यूब मोटाइल नहीं है या पेटेंसी नहीं है, फेलोपियन ट्यूब रुकी हुई है, तो डायरेक्ट क्या करते हैं, स्पर्म को डायरेक्ट यूट्रस में पुट करते हैं, और वो तब करते हैं फीमेल का ओवा स्पर्म लेके बाहर ही वो एम्ब्रियो तक फेज तक डेवलप कर देते हैं और फिर एम्ब्रियो को वो डायरेक्ट यूट्रस में पुट करते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, ये भी एक मैनेजमेंट है इनफर्टिलिटी का। तो ये थे कुछ मैनेजमेंट। तो ये हो गया आपका इनफर्टिलिटी कंप्लीट, जो कि 5 नंबर में आपको लिखना था, और 5 नंबर में इतना काफ़ी सफिशियंट मैटर है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सफैक्सिया नियोनेट्रम। तो एक्सफैक्सिया नियोनेट्रम क्या होता है, एक तरीके से ये पीडियाटिक का भी टॉपिक है, ठीक है। तो पीडियाटिक में आपने जिन बच्चों ने 3rd ईयर में पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत जानते होंगे इसके बारे में, तो इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो एक्सफैक्सिया नियोनेट्रम क्या होता है। बर्थ एक्सफैक्सिया इज डिफाइंड एज फेलियर टू मेंटेन स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी। इट इज रिजल्टिंग बाई इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन एंड फाइंड आउट बाई लो अपगार स्कोर एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सो ओवरऑल डेफिनेशन ये कह रही है कि नियोनेट्रम, वो एक्सफैक्सिया नियोनेट्रम क्या, एक्सफैक्सिया का मतलब क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सप्रेशन बेबी में। तो इसमें क्या होता है, बर्थ के बाद बेबी रेस्पिरेशन को करने में फेल हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप रेस्पिरेशन नहीं कर पाता है, तो उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना पड़ता है। तो जो स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन में आफ्टर द बर्थ बेबी फेल हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं एक्सफैक्सिया नियोनेट्रम। उसके फैक्टर कोई से भी हो सकते हैं।
और इसकी वजह से क्या होगा, जब बेबी सांस नहीं ले पाएगा और उसमें अच्छे से ऑक्सीजन नहीं जा रही होगी, तो उसका जो रहेगा टिश्यू परफ्यूजन वो इनएडिक्वेट हो जाएगा। इनएडिक्वेट का मतलब कि पर्याप्त मात्रा में उसके टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और उसमें क्या क्या होने लगता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है और साइनोसिस भी हो सकता है। ठीक है, साइनोसिस भी दिख सकता है, यानी कि ब्लूइश बॉडी होने लगेगी बेबी की। तो ये होता है आपका, और लो अपगार स्कोर, तो आपको लो अपगार स्कोर दिखेगा। तो ये हो गया नियोनेट्रम एक्सफाइक्सिया। अब हम देख लेते हैं एटियोलॉजी, यानी कि क्या कॉज हो सकते हैं ये होने के नियोनेट्रम एक्सफाइक्सिया। तो सबसे फर्स्ट कॉज है आपका टाइट अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड द नेक। अगर ड्यूरिंग द डिलीवरी जो कॉर्ड है बेबी की वो पूरे नेक में फंस जाए तो उसको एक्सफाइक्सिया होने के चांस हो सकते हैं। कोड प्रोलेप्स हो जाए। कोड प्रोलेप्स का मतलब ये होता है कि जब डिलीवरी होती है तो बेबी सबसे पहले पास आउट होता है, और बेबी के पास आउट होने से पहले कॉर्ड बाहर आ जाए तो कहीं ना कहीं जो प्लेसेंटल जो परफ्यूजन है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि बेबी तक पूरे तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती है क्योंकि वो सप्रेस हो जाती है कॉर्ड। तो ये भी कारण है। प्रोलॉन्ग लेबर का मतलब कि पूरा 2 घंटे में लेबर होना था और हो गए 8 घंटे, अभी तक बेबी डिलीवरी ही नहीं हुआ है, तो उसमें भी चांस है कि उसमें एक्सफाइक्सिया देखने को मिले। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन यानी कि माता भी कमजोर है और उसका बच्चा भी वीक है, तब हो सकता है। और PIH तो सबसे बड़ा कारण है न्यूनेटल एक्सफाइक्सिया का, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जो मैंने ऑलरेडी टॉपिक पढ़ा दिया आपको। अगर मदर को डायबिटीज मेलाइटिस है तो इन बच्चों में तो मोस्ट कॉमन होता है, डायबिटीज मेलाइटिस वाली जो भी मदर होती है उनके बच्चों में एक्सफाइक्सिया होना कॉमन है। सब्सटेंस यूज बाई मदर, अगर कोई मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी सब्सटेंस यूज कर रही है तो उसका रेस्पिरेशन सप्रेस हो सकता है बेबी का, वो भी कारण है। नेक्स्ट है पल्मोनरी कार्डियक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम इन न्यूबॉर्न, यानी कि कंजेनाइटली क्या है, बेबी में ये सारी बीमारी देखने के लिए मिल रही हैं, यानी कि बाय बर्थ उसमें कोई पल्मोनरी एबनॉर्मेलिटी, जैसे आपने पढ़ा होगा टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट, ठीक है, तो उसमें 4 तरीके की बीमारी होती हैं हार्ट से, सर्कुलेशन से रिलेटेड। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कोई है बेबी में तो उन सब में क्या दिख सकता है, एक्सफाइक्सिया दिख सकता है। आफ्टर द बर्थ बेबी सांस लेने में कैपेबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कि अगर बेबी में एक्सफाइक्सिया हो रहा है तो उसमें किस टाइप के सिम्टम्स दिख सकते हैं। सो 2 टाइप से इसमें सिम्टम डिफाइड किए। अगर एक्सफाइक्सिया लिविडा है तो कैसे सिम्टम्स दिखेंगे, और एक्सफाइक्सिया पैलिडा है तो किस तरीके के सिम्टम दिखेंगे। तो एक्सफाइक्सिया हम लिख भी सकते हैं कि 2 टाइप का होता है। तो जो लिविडा होता है वो मॉडरेट कंडीशन होती है, कैसी रहेगी, मॉडरेट डिस्ट्रेस होता है इसमें। इट इज स्टेज ऑफ साइनोसिस, ये एक साइनोसिस की स्टेज है क्योंकि इसमें बेबी में साइनोसिस दिखता है, इसमें टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज हो जाता है क्योंकि बेबी सांस नहीं ले पा रहा है, उसकी बॉडी में पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है और पूरे टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो साइनोसिस देखने के लिए मिल जाएगा। अपकार स्कोर इसमें 4 to 6 रहता है, अपकार स्कोर, ठीक है। और तो इसको हम बोलते हैं लिविडा, यानी कि जो मॉडरेट कंडीशन है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सफाइक्सिया लिविडा। और एक्सफाइक्सिया पैलिडा जो रहती है वो सीवियर कंडीशन होती है। वो कैसी होती है, सीवियर कंडीशन। तो इसमें देखो सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस दिखेगा, स्टेज ऑफ शॉक, और इसमें क्या दिखेंगे सिम्टम्स, शॉक वाले सारे सिम्टम्स दिखेंगे इसमें। शॉक अकर्स ड्यू टू बेजोमोटार फेलियर। अब शॉक इसमें क्यों होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके फेलियर की वजह से, यानी कि परफ्यूजन ही नहीं पहुंच रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है, उसमें ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच रही है, इस वजह से अपकार स्कोर इसमें बहुत लो हो जाता है, 0 से 3। और 0 से 3 वाले अपकार स्कोर को हमेशा बेबी को क्या करना पड़ता है, रिसस्टिटेशन करना पड़ता है, ठीक है, रिसस्टिटेशन करना पड़ता है हमेशा बेबी को, ये बात याद रखना। रिसस्टिटेशन क्या रहता है कि उसको बेबी को बिल्कुल वो सांस नहीं ले पा रहा होगा, कार्डियक फेलियर की कंडीशन में जा सकता है बच्चा, तो उसको CPR देना पड़ता है बेबी को, ठीक है, तो उसको रिसस्टिटेशन बोलते हैं। तो इतनी ये खतरनाक सीवियर वाली कंडीशन हो सकती है बच्चों में। तो अब हम देख लेते हैं मैनेजमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कट द अम्बिलिकल कॉर्ड। जैसे ही बेबी डिलीवर हो रहा है उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड कट करो और बेबी को सीधा प्री वॉर्म लिनन में ले लो उसको, मतलब पहले से ही जो कपड़े रखे हुए हैं जो हल्के से बॉम हैं, प्लेस अंडर रेडिएंट वार्मर में रखो। ये सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें हम क्यों करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, और बेबी में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन करना एक प्रायोरिटी होती है, ठीक। उसके बाद देखो स्लाइटली एक्सटेंड द नेक एंड प्रोवाइड स्टिमुलेशन ऑफ द बेबी ऑफ द रबिंग बैक। क्या करते हैं, उसकी जो नेक है उसको स्लाइटली एक्सटेंड करेंगे हल्की सी पीछे की तरफ, और स्टिमुलेशन प्रोवाइड, स्टिमुलेशन क्या होता है, या तो उसके बैक को रब करो जैसे यहाँ लिखा है रबिंग बैक, या फिर उसमें थोड़ा सा स्टिमुलेशन दो, उसको पिंच करो कुछ भी, तो जिससे क्या होगा, स्टिमुलेशन से थोड़े से उसमें रिफ्लेक्सेस बेबी में आएंगे और वो रो सकता है, तो रोएगा तो सांस भी ले सकता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड O2 थेरेपी, उसको O2 थेरेपी दो। सबसे पहले O2 थेरेपी करते हैं आफ्टर द सक्सन। सक्सन का मतलब है कि बेबी का क्लियर जो एयरवे है उसको क्लियर कर दो बिल्कुल, तभी तो वो अच्छे से सांस ले पाएगा। तो सक्सन जो करते हैं सबसे पहले माउथ में करते हैं, फिर नोज में करेंगे। नेक्स्ट है, ये नॉर्सेट का क्वेश्चन भी है, नॉर्सेट और सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है ये। असेस बेबी रेस्पिरेशन एंड स्किन कलर, उसके स्किन कलर को देखेंगे कहीं साइनोसिस तो नहीं हो रही है बेबी में, ठीक है। नेक्स्ट है नियोनेटल रिसस्टिटेशन करेंगे, जो कि हमने सीवियर कंडीशन में करते हैं, जब 0 से 3 स्कोर अपकार स्कोर आ जाता है तब नियोनेटल रिसस्टिटेशन
रिसस्टिटेशन करना पड़ता है। तो न्यूनीटम एक्सफाइजिया का ये सबसे अच्छा मैनेजमेंट है, एक तरीके से रिसस्टिटेशन करना ही पड़ेगा अगर वो सीवियर कंडीशन में जा रहा है। अब हम देख लेते हैं कुछ साइन ऑफ रेस्पिरेशन डिप्रेशन, यानी कि जब वो रेस्पिरेशन ठीक से नहीं ले पा रहा है तो उसमें क्या साइन दिखेंगे। नेजल फ्लेयरिंग होगा। नेजल फ्लेयरिंग का मतलब जो बेबी के नाक के नथुने होते हैं वो एकदम फूले हुए दिखेंगे, क्योंकि वो बहुत एकदम फोर्स लगा रहा होता है सांस को लेने में, ले नहीं पा रहा होता है। तो ठीक है, इंटरनल कोस्टल रिट्रैक्शन होगा, यानी कि जब वो सांस ले रहा होगा तो पूरी उसकी पसलियां धसी हुई दिखेंगी। ग्रंटिंग साउंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, साइनोसिस दिखेगी और टेकिपीनिया दिखेगी। तो ये सारे उसमें रेस्पिरेशन डिप्रेशन अगर होगा तो ये सिम्टम्स दिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका ऑल अबाउट नियोनेटल एक्सफाइक्सिया या फिर एक्सफाइक्सिया नियोनेट्रम। तो ये आपके 5-5 नंबर में ये आंसर्स हो गए, और इनको आप ये 5 नंबर से थोड़ा ज़्यादा ही लिखा है। ये पूरा अगर कोई भी बच्चा याद कर लेगा इतना सारा तो वो इसको 8 नंबर का आंसर भी बना सकता है। समझ रहे हो, ये 8 नंबर का आंसर भी बनाया जा सकता है, यानी कि इतने को हम 3-4 पेज पे भी ले जा सकते हैं आराम से। तो वो बच्चे के ऊपर डिपेंड है कि वो कैसे लिख पा रहा है, कितना लिख पा रहा है। अब एक चीज़ मैं बता दूं आपको, पेपर हो चुका आपका फिनिश 2020 का, पूरा हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट आज की वीडियो में। तो इसमें मैं एक चीज़ बता दूं कि मैंने जो सॉल्यूशन दिया है इस पेपर का वो अकॉर्डिंग टू थ्योरी पूरा दिया है, यानी कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो 5 नंबर से ज़्यादा ही मैंने लिख के दिया है। वो इसलिए लिखा है मैंने, ज़रूरी नहीं है कि मैंने जितना सॉल्यूशन दिया है एग्जाम में उतना ही लिखा जाएगा, बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा। एग्जाम में मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखो। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो डेफिनेशन लिख के छोड़ दो, 3 नंबर का है तो उसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में वो लिख के छोड़ दो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना, यानी कि क्वेश्चंस को तुम कितना समझ पा रहे हो। जैसे मान लो उसमें पूछा है नर्सिंग मैनेजमेंट और तुम ओवरऑल मैनेजमेंट लिखोगे तो वो एकदम सटीक आंसर नहीं है। अगर पूछ रहा है कि किसी भी चीज़ को इनलिस्ट करो तो इनलिस्ट करने की वजह तुम उसको एक्सप्लेन करने बैठ गए, तभी बच्चे टाइम नहीं बचा पाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर इनलिस्ट पूछा है, भले ही 3 नंबर में पूछा है और इनलिस्ट करने के बाद भी वो लग रहा है कि ये 3 नंबर के हिसाब से आंसर छोटा है, तो बना रहने तो छोटा, क्योंकि उस आंसर ने पूछा ही उतना है तो हम क्यों ज़्यादा लिखेंगे। तो इस तरीके से एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब दूसरी चीज़ बता दूं कि कुछ बच्चों की जो सॉल्यूशन है पेपर का, तो 3 घंटे का आपका पेपर रहता है, तो वो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो कितनी है। हर बच्चे की अलग अलग है, ठीक है, हर बच्चे की राइटिंग स्पीड अलग अलग है। तो मान लो मैंने ये जैसे आंसर लिखाया इतना बड़ा, ठीक है, अब इसमें जो स्पीड वाले बच्चे होंगे वो मोस्ट ऑफ 80% इस आंसर को याद करके कवर कर जाएंगे, और जिन बच्चों में स्पीड नहीं है भले ही उन्हें पूरा याद हो तो वो इस तरीके से एक बेल आंसर नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं कि चाहे कम स्पीड वाला बच्चा हो चाहे बहुत ज़्यादा लिखने वाला बच्चा हो, दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। अगर मैं 2-2, 3-3, 4-4 लाइन के ये आंसर लिखा देती पूरे, तो क्या होता कि जो ज़्यादा स्पीड वाले बच्चे हैं, जो कर सकते हैं, जो लिख सकते हैं, उनका लॉस हो जाता, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम पढ़ते हैं, यानी कि उनको सिर्फ एग्जाम में पास होना है, तो एग्जाम में पास होना है तो वो क्या करते हैं, सिर्फ 4-4 लाइन के आंसर ढूंढेंगे, ठीक है, कि हमें कहीं ऐसे सॉल्यूशन मिल जाए जिनमें सिर्फ 4 लाइनें लिखी हो और वो 4 लाइन लिख के हम पास हो जाएं। अब एक चीज़ बता दूं कि जो बच्चे आगे नर्सिंग करके आप 4th ईयर के एग्जाम देंगे, 4th ईयर वाले अगर ये क्लास देख रहे हैं तो 4th ईयर के तुरंत बाद असली संघर्ष आपका स्टार्ट होगा। कि मान लो आपको जाना है गवर्नमेंट जॉब में और आपको कोई ना कोई नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम पास करना ही करना है। तो अगर नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम पास करना है और जो बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं तो उनके लिए मेरा कंटेंट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं सारे बताती जाती हूँ, मैंने हर क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। और मेरी जो नोट्स मैं बनाती हूँ वो बनाती हूँ आपकी NCLEX से, और जितनी भी कॉम्पिटिटिव बुक की एग्जाम्स हैं, जैसे आपकी टारगेट हाई हो गई, PR यादव हो गई, NCLEX की मौसवी की बुक है, ठीक है, आपकी सॉन्डर्स की बुक है, तो इन सारे स्टैंडर्ड बुक्स का ये कंटेंट है, ठीक है। तो इसमें कंटेंट में बिल्कुल डाउट नहीं करना। तो अगर कोई बच्चे जो 4th ईयर के हैं वो चाहते हैं कि हम कंपटीशन में बैठें आगे और हम एक ही बार में एग्जाम क्लियर कर जाएं, तो आपको एकेडमिक्स का भी अच्छे से पढ़ना होगा। ये सोच के मत पढ़ो कि मेरा सिर्फ एग्जाम पास हो जाए, कि हम 4th ईयर का कैसे भी एग्जाम निकाल लूँ और बस हो गया हमारा नर्सिंग किया है तो आगे भी तो कॉम्पिटिशन में जाना है कि नहीं जाना है, पूरी 1 लाख वाली जॉब लेनी है। हर नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी चाहे अब स्टेट पे पहुंच जाओ चाहे एम्स में पहुंच जाओ, एम्स में तो 1 लाख से ऊपर हो ही गई है सैलरी, और स्टेट भी 80-90 से कम नहीं देते हैं अब सैलरी। तो बच्चों को मैं सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहूँगी कि आप अगर 4th ईयर में हैं और एग्जाम दे रहे हैं तो अपनी लड़ाई अभी से स्टार्ट कर दो, अपने कॉम्पिटिशन की पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दो यहीं से। उसके लिए वेट मत करो कि हम पढ़ लेंगे या फिर हमारा फाइनेंशियल इशू है इसलिए नहीं पढ़ पा रहे, हमें जॉब करनी पड़ रही है। सारे बच्चे नर्सिंग में इसी तरीके से पढ़ते हैं, कोई बेचारे दिन रात ड्यूटी करते हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं बैठे, उसके बावजूद भी एग्जाम निकाल लेते हैं, है ना। तो वो हमारी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना कर पा रहे हैं। और हम नर्सेस हैं, हमारा काम ही है कि हम ऐसी परिस्थितियों में काम करते हैं जहाँ पे कोई नहीं कर सकता, दिन में ड्यूटी, रात में ड्यूटी, और बीमार लोगों के बीच में ड्यूटी, इतने इमोशनल स्ट्रेस वाली सिचुएशन में ड्यूटी। तो हम नर्सेस एकदम से इतने बिल्ड ही हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी कभी भी कोई भी पढ़ाई करते वक्त, चाहे आप एकेडमिक पढ़ रहे हो चाहे कॉम्पिटिशन का, बिना स्ट्रेस के मस्ती से पढ़ो, सब हो जाता है।
तो ये समझाने का सिर्फ एक मकसद था मेरा, इतना कुछ कि आप लोग जैसे एकेडमिक आपका 4th ईयर खत्म हो जाएगा और उसके बाद पढ़ाई कंटिन्यू रखना, कोई ना कोई जॉब आपको मिल ही जाएगी। सो सबसे पहले तो टारगेट है कि अपना ये 4th ईयर कंप्लीट करें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, खूब पढ़ें और खूब हेल्दी रहें।